आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 4। ये महीने भर पहले की बात है। हमने नया मकान लिया था। पहले हम किराए पर रहते थे। मकान लेते वक्त एजेंट हमें बता दिया था कि इससे पहले ये मकान किराए पर था और जिस परिवार को ये मकान किराए पर दिया गया था उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद वो लोग शहर छोड़ गए थे और मकान मालिक ने ये मकान हमें बेच दिया। हम नए विचारों वाले लोग हैं, इसीलिए ऐसी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मकान ले लिया। स्नेहा जी एक 30 वर्षीय महिला थी जो अपनी विचित्र समस्या लेकर जय के पास हॉस्पिटल आई थी। दी पर बैठी थी। टेबल की दूसरी तरफ जय बैठा था जो बड़े ध्यान से सारी बात सुन रहा था। पास ही विनय भी बैठा था जो महत्वपूर्ण बातों को नोट कर रहा था। मैं यहीं पर एक कंपनी में वेब डिजाइनिंग का काम करती हूँ। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो कि काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। मकान लेने के बाद हफ्ता भर हमें घर सेट करने में लगा। उसके बाद 3-4 दिन और मेरे पति मेरे साथ रहे और फिर वो बिजनेस टूर पर बाहर चले गए। हमने काम के लिए एक बाई रख ली। 1-2 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी छाती को दबा रहा हो। मैं नींद से उठ गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। मेरे सीने पर अब भी हल्का दबाव था, जैसे मेरे दिल में कोई दर्द हो और मैं रोना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर, मैंने जैसे तैसे वो रात निकाली। अगले दिन सब सामान्य था। मैं ऑफिस गई, वापस आई, सब कुछ रोज की तरह। लेकिन रात को सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा भी ना हुआ होगा कि फिर से मुझे अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ। मैं उठकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद मुझे उस की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ मेरे भीतर से होकर गुजरा हो। मैं पूरी तरह से सिहर गई। मैं बाहर हॉल में आकर बैठ गई। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाहर ठंड बहुत थी। मजबूरन वापस मुझे अंदर जाना पड़ा। अगले दिन मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरा चेकअप किया और कहा कि सब कुछ सामान्य है। उन्होंने मुझे कोई भी दवा देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कम से कम नींद की दवा ही दे दो, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हफ्ते भर तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी मेरे सीने पर दबाव महसूस होता, जैसे कि कोई मेरी छाती दबा रहा हो, तो कभी मुझे कोई आवाज सुनाई देती। मैंने अपनी काम वाली को पूछा, मगर उसे कभी भी ऐसा कुछ भी मेरे घर में महसूस नहीं हुआ था। यानी ये जो कुछ भी था वो सिर्फ रात को ही हावी होता था। और एक रात को मुझे एक परछाई दिखाई दी, कोई धुंधली सी आकृति जो बस एक पल को दिखी और फिर ओझल हो गई। मेरा शक पक्का हो गया कि इस घर में कोई प्रेत साया है। स्नेहा जी ने एक बार जय की तरफ देखा जो कि ध्यान से उसे सुन रहा था। सुनने के साथ ही वो गौर से उनका चेहरा भी पढ़ रहा था, जैसे उनका अध्ययन कर रहा हो। आगे बताइए, जय ने कहा। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो कि मेरी कलीग भी थी। वो एक तांत्रिक बाबा को जानती थी। उसने उन्हें मेरे घर बुलाया। मैंने काम वाली को उस दिन छुट्टी दे दी। वो तांत्रिक मेरे घर आया और उसने हवन किया। कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद उसने एक नींबू काट कर दिखाया जो कि भीतर से लाल हो गया था। आपके घर में प्रेत का साया है, उसने कहा। उसने वो सब कुछ किया जो कि उसे सही लगा। पूरे घर में धुआं करने के बाद वो चला गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। रात को फिर से वही सब हुआ। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने पति को भी बताया, लेकिन अभी उनका आ पाना संभव नहीं है। किसी ने मुझे आपके बारे में बताया तो अब मैं यहाँ आई हूँ। उन्होंने अपनी बात खत्म की। जय ने उनकी सारी बात ध्यान से सुनी। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ। विनय, इनके टेस्ट कर लो और मुझे दिखाओ। जय ने विनय को पर्ची देते हुए कहा। कुछ देर बाद विनय वापस अंदर आया। क्या हुआ? जय ने पूछा। टेस्ट कर लिए हैं। स्लिप पैरालिसिस? जय ने पूछा। नहीं, वो तो पहले ही पता चल रहा था। उन्हें नींद से उठने में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा, नींद से उठने के बाद भी समस्या जारी थी। शिज़ोफ्रेनिया के कोई लक्षण? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। उसने सारी रिपोर्ट्स जय को पकड़ा दी। सारी रिपोर्ट्स तो नेगेटिव है। जय ने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा। वही तो समझ नहीं आ रहा। जरूर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होगा। नहीं विनय, मरीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। जरूर हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। जय ने कुछ पल सोचा। मकान ही भूतिया है,
जय ने रुककर कहा। क्या? विनय चौंक गया। उन्हें अंदर बुलाओ, जय ने कहा। स्नेहा जी कमरे में आए। मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम आपके घर चल सकते हैं, जय ने कहा। जी जी क्यों नहीं, स्नेहा जी ने थोड़ा रुक कर कहा। विनय अभी जय को घूर रहा था। चलो विनय, जय ने अपना कोट उठाते हुए कहा। उन्होंने गाड़ी निकाली। आगे की सीट पर जय और विनय बैठे थे और पीछे की सीट स्नेहा जी। मैंने जंगल में देखा, अचानक जय ने कहा तो विनय और स्नेहा जी दोनों ही जय की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद जय ने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी। वो एक फार्मासिस्ट की दुकान पर गया। उसने कुछ लिया, अपनी जेब में डाला और वापस कार में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वे स्नेहा जी के मकान पर पहुँचे। ये एक 2 मंजिला मकान था। मकान पुराना था मगर इसका मेंटेनेंस अच्छे से हो रखा था, इसीलिए नया ही लगता था। तीनों गाड़ी से उतरे। जय ने अपने गले में पड़ी सोने की चेन को मुट्ठी में पकड़ा और वापस उसे शर्ट के अंदर कर दिया। तीनों घर के अंदर पहुँचे। स्नेहा जी ने उन्हें हॉल में बिठाया और पानी लेने चली गई। जय ने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। ये एक छोटी सी मशीन थी। जय उसे हाथ में लेकर इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद स्नेहा जी पानी लेकर आई। ये क्या है? जय के हाथ में मशीन देखकर उन्होंने पूछा। भूत पकड़ने की मशीन, जय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आपके बेडरूम में चले? स्नेहा जी के साथ विनय भी उसे घूरने लगा। जवाब का इंतजार किए बिना ही जय बेडरूम की तरफ चला गया। पीछे पीछे विनय और स्नेहा जी भी पहुँचे। ये एक छोटा सा बेडरूम था। एक तरफ डबल बेड तो उसके सामने एक बड़ा सा टीवी लगा था। एक दीवार पर एसी और दूसरी दीवार पर हीटर लगा हुआ था। उसके अलावा कमरे में कुछ पेंटिंग्स थी। दरवाजा बंद कर दीजिए, जय ने बिना पीछे देखे ही कहा। उसकी नजर अब भी मशीन के ऊपर थी। बैठ जाइए, उसने बेड की तरफ इशारा करते हुए स्नेहा जी से कहा। उन्होंने विनय की तरफ देखा और बेड पर बैठ गई। अब हम भूत बुलाएंगे, जय ने हीटर ऑन करते हुए कहा। विनय सारा माजरा समझ चुका था, इसीलिए चुपचाप खड़ा खड़ा जय के करतब देख रहा था। स्नेहा जी अब भी अचरज में थी। थोड़ा समय गुजरा होगा कि उन्हें अपने सीने पर वही दबाव महसूस हुआ। उन्हें चेहरे पर पसीना आने लगा और वे जय और विनय को देखने लगी। वे दोनों अपेक्षाकृत सामान्य थे। जय की नजर अब भी मशीन पर थी। कुछ समय बाद मशीन से बीप बीप की आवाज आने लगी। जय ने हीटर बंद कर दिया। ये रहा आपका भूत, जय ने हीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कुछ समझी नहीं, स्नेहा जी ने कहा। रात को आप कमरा बंद करके हीटर चलाकर सोती हैं। आप एक पुराने जमाने का गैस बेस्ड हीटर प्रयोग कर रही हैं। ये हीटर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बिना कलर, गंध या स्वाद की गैस है। इसके लगातार संपर्क में आने से व्यक्ति को छाती में दर्द, हेलुसिनेशन, अजीब तरह की आवाज सुनाई देना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है, जय ने मशीन अपनी जेब में रखते हुए कहा। लेकिन स्नेहा जी अब भी समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी समस्या इतनी छोटी वजह से थी। तो मेरे घर में कोई भूत नहीं है, स्नेहा जी ने धीरे से कहा। है, मगर आपके दिमाग में, जय ने कहा। जब मैंने आपसे रास्ते में कहा कि मैंने जंगल में देखा, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई थी? शेर, स्नेहा जी और विनय दोनों ने एक साथ कहा। हमारा दिमाग रिक्त स्थान की पूर्ति करने में माहिर होता है। अगर उसे पूरी जानकारी ना मिले तो वो खुद ब खुद ही जानकारी पूरी कर देता है। अधिकतर लोग जंगल में शेर ही देखेंगे क्योंकि बचपन से उन्होंने यही वाक्य सुना होता है। जब आपको ये समस्याएं महसूस हुई और डॉक्टर को दिखाने पर भी सब कुछ सामान्य आया, तो आपने एक सीधा रास्ता निकाला। अपने पुराने किराएदार की मौत को अपनी समस्या से जोड़ लिया और नतीजा निकला कि आपके घर में भूत है। कोई भूत नहीं है। जय एक पल को रुका। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख दूंगा, उन्हें लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जय और विनय बाहर आ गए। लेकिन तुम्हें ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कैसे पता चला? रास्ते में विनय ने जय से पूछा। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें ये समस्या हुई और वे बाहर हॉल में आकर बैठी तो उन्हें कुछ राहत महसूस हुई, मगर ठंड की वजह से वापस उन्हें अंदर जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि समस्या उनके बेडरूम में ही है और ठंड से उसका कुछ न कुछ लेना देना है। जय ने विनय की ओर देखते हुए कहा। ये CO डिटेक्टर का चार्ज भी स्नेहा जी के बिल में डाल देना। जय ने फार्मासिस्ट का बिल विनय को थमाते हुए कहा।
तुम्हारा एनिवर्सरी का क्या प्लान है? कुछ देर बाद विनय ने पूछा। एनिवर्सरी? जय ने चौंकते हुए कहा। भूल गए, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है। अरे हाँ, प्लान तो कुछ खास नहीं है। मैंने होटल बुक कर ली है, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा।